हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साक आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। टुडे वी विल टॉक अबाउट रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो टॉक अबाउट ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव कम इनटू द एग्जाम। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमें दिया गया है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल इन 2 मार्केट्स। यानी एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है 3 प्रोडक्ट X, Y और Z विच ही सेल इन द 2 मार्केट्स, जो कि वो 2 मार्केट में सेल करता है। यानी मान लो 3 प्रोडक्ट हैं, पहला मार्केट में 3 प्रोडक्ट इतने सेल करता है, फर्स्ट मार्केट में, सेकंड में ये सेल करता है। क्लियर है ना। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बाय, देखो बार एनुअल सेल उसकी यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके 2 पार्ट हैं, तो ए पार्ट हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ आर। क्वेश्चन क्या बोला गया, यूनिट सेल, यानी कि मान लो 3 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जो फर्स्ट कैटेगरी है मान लो XYZ, तो X के 10,000 प्रोडक्ट हैं, Y के 20,000 एंड Z के 18,000। तो इनिशियली उनकी यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट सेल प्राइस, यानी एक प्रोडक्ट की यूनिट सेल प्राइस क्या है, 2.5 रुपये पहले की है, Y की है 1.5 और उसकी है Z की है 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन द ईच मार्केट, यानी कि वो पूरे मार्केट में जब उसको सेल करके आएंगे दोनों मार्केट में, तो टोटल उन्हें कितना मिलेगा हर मार्केट के हिसाब से। यानी कि 2 मार्केट हैं तो फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू कितना निकला, सेकंड का टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल उसे बेचने के बाद उसे टोटल कितने रुपए मिले, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स एल्जेब्रा की हेल्प से तुम्हें ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे अगर हम इसे मैट्रिक एल्जेब्रा से अगर नहीं करते, जैसे मैट्रिक एल्जेब्रा से अगर हम इसको ना करें, तो हम लोग क्लास 8th या 9th के मेथड से हम लोग कैसे करते, मान लो फर्स्ट मार्केट है, फर्स्ट मार्केट से अगर हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करें इसका, तो 10,000 मल्टीप्लाई कितना चल रहा है यहाँ पर 2.50, ठीक है ना। इसमें फिर प्लस कर दो क्योंकि टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। 20,000 मल्टीप्लाई 1.50 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई 1.00, ये तो फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू हो गया। जब हम सेकेंड मार्केट की अगर हम बात करें तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, 6,000 मल्टीप्लाई 2.50, उसके बाद 20,000, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1.50 एंड प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 1। इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का, इन दोनों ही मार्केट का हम यहाँ से टोटल रेवेन्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब लेकिन हमें मैट्रिक एल्जेब्रा यूज़ करना है, तो हम इस वाले मेथड को डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में हमसे ये बोला जाता कि हमें यहाँ पर मैट्रिक एल्जेब्रा मेथड यूज़ नहीं करना है, तो फाइनली हम इस वाले मेथड से भी इसको कर सकते थे, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना था। लेकिन जब हमें मैट्रिक एल्जेब्रा यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहली बात क्या है, तुम्हारे पास पहली जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स, वो तुम्हारी मैट्रिक्स बनेगी, तुम्हारे पास 2 रो होंगी और 3 होंगे कॉलम। यानी कि फर्स्ट यहाँ पर 10,000, ठीक है, 10,000, थोड़ा मैट्रिक्स को हम एक बार दोबारा से थोड़ा बड़े तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 10,000, 20,000 और 18,000 एंड यहाँ पर है 6,000, 20,000 एंड लास्ट है हमारे पास 8,000। ठीक है, अब ये हमारी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो गई, 2/3 की। अब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये मैट्रिक्स हमारी 2/3 ऑर्डर की है। अब इसमें हम किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर चाहे मैट्रिक्स का कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, अगर लॉजिक देखा जाए तो यानी कि यहाँ पर 3 आना चाहिए लास्ट के। हमने क्या बोला था, जब हम 2 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, ये दोनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये तो इक्वल हो ही गए। अब देखो यहाँ से, अब तुम्हारे पास कॉस्ट गिवन है, पहली कॉस्ट थी 2.50, उसके बाद 1.50 एंड लास्ट वन इज 1
1.00। तो ये देखो 3 रोज हैं एंड 1 है कॉलम। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ तैयार हो गई, ठीक है ना। अब इन दोनों का ही हमें प्रोडक्ट करना है। जैसे ही हम इनका प्रोडक्ट करेंगे फाइनली हमें टोटल रेवेन्यू दोनों मार्केट का मिल जाएगा। देखो यहाँ से अब ये तो हो गया 3 और ये भी 3 है, तो नंबर ऑफ यानी n इज इक्वल टू m, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। लेकिन जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1, यानी कि रोज हमारे पास 2 होंगी लेकिन कॉलम सिर्फ कितना होगा 1। देखो यहाँ से जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 में, तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 2.50, ठीक है। उसके बाद 20,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 1.50 एंड लास्ट वन इज दिस प्लस 18,000 मल्टीप्लाई 1.00। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से 6,000 मल्टीप्लाई 2.50 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 1.50 20,000 मल्टीप्लाई 1.50 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 1.00, ठीक है। दो मैट्रिक्स हमने इनका प्रोडक्ट कर लिया। जैसे ही आप इनका फाइनली प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आंसर यहाँ से क्या मिलेगा देखने को। देखो 2.50 का अगर हम 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 का साथ जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 और यहाँ पर कितने जीरो चल रहे हैं 4 जीरो, तो 4 जीरो हम यहाँ पर लगाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो लेकिन पॉइंट दो जीरो आज लग गया था, यानी पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और पॉइंट के बाद जीरो की कोई भी वैल्यूएशन नहीं रहती, तो ओवरऑल यहाँ आ जाएगा 25,000 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 15 2 जा 30, तो ये तो हो गया 30, ठीक है। एक जीरो इसके साथ भी चल रहा है तो एक जीरो यहाँ पर ले लो और ओवरऑल 4 जीरो यहाँ पर है, 4 जीरो में से 2 जीरो आएंगे, क्यों 2 जीरो हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 एंड लास्ट वन यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि 2 अब यहाँ पर बने तो ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा 18,000 एंड लास्ट इसी तरह से देख लो 25 का 25 को मल्टीप्लाई वाले 6 में करो तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 कैरी 3 हमारे पास, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 3 जीरोज यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर। ओवरऑल हमें जो जीरो लगाने, अगर हम इस वाले जीरो को इंक्लूड करेंगे, जैसे मान लो अगर इसको इंक्लूड कर भी लिया हमने, अब हमें 2 जीरो यहाँ पर छोड़ने, ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा 15,000 प्लस करो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, यहाँ तो आएगा 30,000, ठीक है एंड लास्ट वन यहाँ पर है 8,000, इसको भी लिख लो। अब जैसे ही आप इनको प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा इसका, इनको प्लस कर लो, प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा देखो 25,000 30,000 इनको ऐड करना है, तो ओवरऑल पहले तो 3 जीरोज यहाँ पर लिख लो, 3 जीरो लिख लिया हमने। उसके बाद 8 0 और 5, तो 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो यहाँ पर आ गया 1 कैरी 1, तो 1 का मतलब ये हो जाएगा 2 और 2 और 3 5, 5 और 2 7, यानी 73,000 एंड देखो यहाँ से 15 और 30 45,000 एंड 8, अगर 45 में अगर हम 8 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 53,000। तो देखो यहाँ से ये हमारा निकल आया फर्स्ट मार्केट का और ये हमारा निकल आया सेकंड मार्केट का, और हमसे यही बोला गया था हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का, ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को अभी जो हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, तो इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई थी कि यहाँ पर 20,000 है और यहाँ पर भी 20,000 है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर 2,000 दिया गया, केवल ओनली 2,000। तो देखो ओनली 2,000 है तो क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया कि हमने क्वेश्चन में क्या किया है, ठीक है ना। तो ये 20,000 और 2,000 इतना ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करेगा। देखो जहाँ पर 20,000 हम लोगों ने लिखा था वहाँ पर हम 2,000 कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 2,000 चल रहा है तो आप यहाँ पर भी 2,000 कर लें, उसके बाद यहाँ पर भी 2,000 कर लें, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा केवल 3,000 का। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई आप करें इसका तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, उसके बाद एक जीरो लगा लिया, उसके बाद मान लो 2, हाँ तो ठीक है 3,000 आएगा। अब जब 3,000 आप प्लस करेंगे यहाँ पर
तो 25 और 25,000 में जब हम 3,000 को प्लस करेंगे तो 28,000, 28,000, 38,000, 38 और 8,000 को और प्लस करो वहाँ पर, तो ओवरऑल यहाँ से आपको मिल जाएगा 46,000। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है, तो सिर्फ हमें थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई थी कि 2,000 के वन है, तो हम लोगों ने यहाँ 20,000 कर दिया, तो थोड़ा सा उसमें चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ से इसका दूसरा पार्ट हमें दिया गया है, सेकंड पार्ट, इफ द यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ द एबव 3 कमोडिटी आर 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब अभी तक हम लोगों को जो ये कॉस्ट गिवन थी 2.5, 1.50, एक बार देखो यहाँ से स्टार्टिंग जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था ना, फर्स्ट पार्ट में सेलिंग प्राइस क्या गिवन थी 2.50, 1.50 एंड 1.00, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस थी। मतलब सेलिंग प्राइस थी, मतलब इस प्राइस से हमने बेचा उसको, और खरीदा किस प्राइस से था, मतलब एक्स था प्रोडक्ट वो 2 रुपीज़ से, बाई प्रोडक्ट 1 रुपीज़ से एंड जेड प्रोडक्ट 50 पैसे से। तो बोला गया फाइंड द ग्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें ग्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल अमाउंट भी उसमें होगा, टोटल हमें फाइंड आउट करना, प्रॉफिट सहित कितना अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करनी है केवल। तो देखो यहाँ से जब यहां से हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो मैट्रिक्स मेथड से ही करेंगे, सॉल्यूशन बी का भी डायरेक्टली देख लो यहां से। तो हमारे पास प्रोडक्ट तो ओवरऑल यही है, प्रोडक्ट हमारे पास 3 यही है ना, पहला यहां पर था 10,000, उसके बाद 2,000, लास्ट वन 18,000। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया गया 6,000, 20,000 एंड यहां पर दिया गया 8,000। अब तुम देखो यहां से प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, जब यहां से हम टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉफिट इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारे पास पहले था 2.50 और सीपी कितना है इसका 2.00, उसका एसपी था 1.50 और इसका सीपी है 1.00, वहां पर था 1.00 और यहाँ पर है 50 पैसे। अगर हम पैसे को रुपये में चेंज करेंगे तो 0.50। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, उसके बाद 20,000, यहाँ पर नंबर लिखे हुए इनको अभी एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पर। एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50, 0.50 एंड 0.50। देखो ये आ गया। ठीक है, अब जब इसका मल्टीप्लाई करो, ये सिर्फ प्रॉफिट है, क्लियर है ना, मतलब नेट प्रॉफिट इसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि नेट प्रॉफिट में टैक्स वगैरह और भी हम जो एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड होती है उसको भी रिमूव करना होता है। तो ये सिर्फ अभी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते, ओनली प्रॉफिट है। 0.50 रुपीज ये हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट है, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। तो टोटल कितना प्रॉफिट इससे होगा, टोटल प्रॉफिट एक बार देखो यहां से, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये 2/3 का है और ये 3/1 ऑर्डर की, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो यहां पर हम करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 2,000 0.50 प्लस 18,000 0.50। इसी तरह से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 मल्टीप्लाई 0.50, उसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 0.50, दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के दो लॉजिक हैं, चाहो तो आप 0.5 को यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसको अलग मेथड से सॉल्व करें, थोड़ा सा डिफरेंट वे से, सरल वे से, तो 0.50 को जैसे अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कॉमन जैसे ही आप लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10,000 और यहाँ बचेगा 2,000 और यहाँ बचेगा 18,000। देखो यहाँ से, उसके बाद यहाँ से भी ले लो 0.50 कॉमन, तो जैसे ही आप 0.50 कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 6,000 प्लस 20,000 और प्लस 8,000, यहाँ पर ये बचा। तो देखो यहाँ से, तो 0.50 मल्टीप्लाई 10
तो 2000 और 18,000 20 और 10 यानी 30,000, ये सीधा 30,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 0.50 मल्टीप्लाई, अब 6 और 2, अगर हम 20,000 में जब 8,000 को प्लस करेंगे 28,000, और 28,000 में अगर हम 6,000 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 34,000। दोबारा से एक बार चेक कर लो, 20,000 और प्लस 8 यानी 28 और 6 34, दोनों का प्रोडक्ट करो। तो जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 5 3 जा 15, ठीक है। 15 में एक जीरो ये चल रहा है और बाकी 4 जीरो इसके पीछे, तो 4 जीरो ये लगा दो। हमें दो डिजिट बाद पॉइंट लगाना, ये हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 हो गया 17, एक जीरो यहाँ पर चल रहा है और उसके बाद 3 जीरो इसके पीछे, 3 जीरो ये लगा दो, ठीक है। तो 2 डिजिट बाद यहाँ पर ही पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद की जीरोस का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया इसका, 15,017। ये फर्स्ट मार्केट का है और ये सेकंड मार्केट का। हमसे ये बोला गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, और सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया था प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इतना हो गया, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमसे यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हमें मैट्रिक्स x को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें इस वाली मैट्रिक्स का जो x मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले उस पर ध्यान दो। देखो ऑर्डर को सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ऑर्डर इसका हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑर्डर को एक बार देखो, जो गिवन मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दे दी इसका ऑर्डर है 2/3, क्लियर है ना। इसका भी ऑर्डर है 2/3। तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स हमें गिवन है जिनका ऑर्डर है 2/3 एंड 2/3। जब हम इस वाली मैट्रिक्स की एक्स मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ध्यान दो पहले इधर, जब तक अगर इसका ऑर्डर यहां पर 2 है, तो अगर ये 2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब ही पॉसिबल है जब इसमें भी n की वैल्यू कैसी हो जाए, 2। ध्यान देना सभी। पहले मान लो अगर इस वाली मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर अभी m मल्टीप्लाई n है, इसका ऑर्डर अभी m मल्टीप्लाई n है। लेकिन इस वाली मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हम इस वाली मैट्रिक्स में करेंगे तो ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट जब पॉसिबल है जब n किसके इक्वल हो जाए, 2 के इक्वल, यानी n की जगह यहां पर हम रख देंगे 2, क्लियर है ना। चलो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता लग गई कि n कितना होना चाहिए। अब इसके बाद जब हम रिजल्टेंट की बात करें, जब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें मिलेगा, जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होनी चाहिए वो ऑर्डर किसके इक्वल होना चाहिए, 2/3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज समझ पा रहे हैं आप, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2/3 के, क्योंकि दोनों ही हमारी इक्वल मैट्रिक्स होंगी। और इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है। अब देखो फिर उसके बाद 3 तो ऑर्डर आएगा ही आएगा, लेकिन क्या और आना चाहिए, 2। तो यहाँ पर ही हम क्या लिख देंगे, 2। तो देखो यहाँ से ये जो x हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। क्वेश्चन को एक बार जब हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से सॉल्व जैसे ही आप करेंगे तो आप मैट्रिक्स एक बना लिया यहाँ से 2/2। उसके बाद एक मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा स्पेस देखे इसको लिखते हैं 4 5 6, क्लियर है। और इक्वल में हमें यहाँ पर गिवन है -7 -8 -9 2 4 6। देखो यहाँ से इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर भी है 2/3। तो अब ये 2/2 ऑर्डर किया, तो मैंने यहाँ पर मान लिया जैसे A1 A2 A3 एंड A4, ये अलग अलग एलिमेंट हमने यहाँ पर मान ली A1 A2 A3 A4। फाइनली अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू A1 A2 A3 एंड A4। अब जैसे ही हम A1 A2 A3 A4 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे वही हमारा रिजल्टेंट आंसर होगा। तो देखो एक बात प्रोडक्ट करो इनका, प्रोडक्ट जैसे ही हम करेंगे A1 का
फर्स्ट कॉलम, तो A1 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा A1, ठीक है। अब A1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, सॉरी 4 के साथ हम करेंगे, क्योंकि A1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और A2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 4A2। क्लियर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 2A1। अब A1 का मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करेंगे, सॉरी A2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 5A2। A1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 3A1। A2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करो 6A2। सेम कंडीशन इस वाले में अप्लाई करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा A3 प्लस 5A4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे हम 2A3, A4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 5A4। एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3A3, A4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे हम तो 6A4, ठीक है ना। और इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -7 -8 -9 2 4 6। देखो यहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब ये डिफरेंट वैल्यू है तो प्लस तो हो ही नहीं सकती हैं, एल्जेब्रिक वैल्यू है तो प्लस तो हम कर ही नहीं सकते, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा अभी यही है, ठीक है। अब ये दोनों हमारी इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो यहां से लिखोगे इक्वेटिंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो यहां से, तो यहां से आप लिखेंगे A1 प्लस के 4A2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इनके इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इनके इक्वल हैं। तो देखो यहां से A1 प्लस 4A2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चाहो तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं A1 को आपने कैलकुलेट कर दिया तो A1 यहां से कितना निकल के आ गया, A1 आ गया यहां से -7 और -4A2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से मान लो, इसी तरह से दूसरा एलिमेंट हमारा दिया गया 2A1, ठीक है। 2A1 प्लस 5A2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, -8 के इक्वल। अब -8 के इक्वल हो गया। अब A1 पहले से यहाँ पर गिवन है, तो देखो यहाँ से 2 ब्रैकेट में A1 किसके इक्वल है, -7 -4A2, ठीक है ना, और प्लस के 5A2 इज इक्वल टू यहाँ पर चल रहा -8। अब जैसे यहाँ पर -8 चल रहा है तो देखो एक बार इसको 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 माइनस का 14, फिर 4 2 जा 8 माइनस के 8A2 प्लस के 5A2 इज इक्वल टू -8। माइनस के 8A2 और प्लस के 5A2, तो ओवरऑल यहां से क्या हो जाएगा, ओवरऑल यहां से हम लिख देंगे -3A2, ठीक है ना, -3A2। अब इधर ये माइनस का 14 है, ये उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसको हम लिख देंगे -8 और प्लस के 14। क्लियर है ना। सेपरेशन हमने यहाँ पर सिर्फ सेपरेशन किया है, एल्जेब्रिक वैल्यूज एक तरफ एंड अर्थमेटिक वैल्यू को हमने एक तरफ कर दिया है। अब देखो यहाँ से, तो 3A2 इज इक्वल टू 14 में से 8 को माइनस कर दो, तो 14 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो ओवरऑल यहाँ बचेगा प्लस का 6। 3 से 2 टाइम कट कर दो तो A2 इक्वल आ जाएगा -2। अब देखो यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। अब जो हमने A2 की वैल्यू निकाली उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमने यहाँ से पुट किया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू -7। देखो यहाँ से A2 आपने कैलकुलेट कर लिया, अब उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो तो यहाँ हो जाएगा -7 और -4 मल्टीप्लाई -2, तो वो हो जाएगा A1 इज इक्वल टू -7 -4 -2 प्लस का 8, तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 1। तो हमने A1 और A2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। हम लोगों ने यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने A1 और A2 कैलकुलेट किया, बिल्कुल एज इट इज मेथड से हम लोग A3 और A4 को भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ से एंड A3 प्लस 5A4, A3 प्लस के 5A4, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पर 2,
तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 2 माइनस के 5a4। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने बना लिया। उसके बाद 2a3 प्लस 5a4, 2a3 प्लस 5a4, 2a3 प्लस 5a4 इसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ से जब आप जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे a3 की, तो a3 का जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a3 किसके इक्वल है 2 माइनस 5a4, 2 माइनस के 5a4 और प्लस के 5a4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10a4 प्लस के 5a4 इज इक्वल टू 4। देखो इतना करने के बाद, इतना जैसे ही आपने किया यहां पर, तो देखो यहां से 4 यहां पर दिया गया माइनस के 10a4, माइनस के 10a4 और प्लस के 5a4, तो ओवरऑल यहां पर बचेगा माइनस के 5a4। इधर ये प्लस का 4 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो यहां से जब हम लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा यहां से 4 माइनस के 4, तो a4 इक्वल यहां से आ जाएगा 0। अब जो a4 की वैल्यू आई है आप उसको यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो पुट कर दो यहां से, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में जैसे ही पुट करेंगे तो यहां से आएगा a3 इज इक्वल टू 2 माइनस के 5a4 यानी 0, तो यहां से आ जाएगा 2। तो देखो यहां से अब a3 प्लस के 5a4 यहाँ पर दिया गया था, यहाँ से मैंने a3 को सेपरेट किया है। अब a3 को सेपरेट करने के बाद तो इधर ये प्लस का 5a4 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2 माइनस के 5a4 ये हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई है। तो सेकंड एलिमेंट क्या बनता है उसका 2a3 प्लस के 5a4, और वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसके इक्वल है 5 के इक्वल। तो जैसे आप a3 की जगह अब ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो 2 माइनस के 5a4 तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 4 से 4 कट हो गया, तो a4 आ गया हमारा 0। और जो a4 की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, देन a3 इज इक्वल टू 2, a1 a2 a3 ये हमने a4 सब फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ से लोगों के देन x मैट्रिक्स इज इक्वल टू था हमारे पास a1 a2 a3 a4, तो यहाँ से आ जाएगा a1 कितना दिया गया -2, a2 कितना निकला है 1, a3 कितना निकला है 2 और a4 कितना निकला है 0। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, a और b हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है। क्लियर है ना, ऑर्डर से भी इतना डिपेंड हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया a और b दो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है, ab इज इक्वल टू ba, जिसमें गिवन कंडीशन हमें क्या दे दी गई है कि ab का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है ba के इक्वल आता है। देन प्रूफ बाय इंडक्शन, हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है a b की पावर n इज इक्वल टू v की पावर n a, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे आपस में हमेशा फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, मतलब n तक नेचुरल नंबर तक इन्फिनिटी तक, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये तुम्हें प्रूफ करना है और उसके बाद ये प्रूफ करना है। क्लियर है, इसमें से एक प्रूफ हम आपको बता देंगे और दूसरा प्रूफ भी बिल्कुल एज इट इज होना है। देखो अभी तक हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग जब की थी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से, तो उन क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन को लगाना सीखा था कि मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करते थे, उसके बाद 1 वैल्यू जैसे ही ट्रू होती थी, जैसे ही वैल्यू सेटिस्फाइड होती थी, देन के n इक्वल k उसको हम एज्यूम करते थे कि ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी, और उसके बाद k+1 वाले स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कर देते थे। अगर k+1 वाला स्टेटमेंट जैसे ही प्रूफ हो गया आता था, तो इससे हमें ये पता लगता था n इक्वल 1, n इक्वल k एंड n इक्वल k+1, जब इन तीनों वैल्यू में ये सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब चाहे फिर कोई सा भी नंबर पुट करें तो उसमें भी ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। तो देखो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम ये इस वाले प्रूफ को करेंगे। एक बार देखो यहाँ से सॉल्यूशन इसका करें हम। मान लो ये हमने लेट कर लिया, एक pn फंक्शन है। ठीक है, pn फंक्शन यहाँ पे लेट कर लिया हमने, तो a b की पावर n, सॉरी हाँ a b की पावर n, ये वाला प्रूफ करो पहले। फर्स्ट प्रूफ ये है, उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड भी हिंट दे देंगे इसके हम। दिया गया a b की पावर n
और b की पावर n a, ये हमें दिया गया। अब यहाँ से हम n इक्वल 1 पुट करेंगे, n इक्वल सबसे पहले 1 पुट करेंगे। जैसे ही आप n इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a b की पावर 1 और b1a, तो ओवरऑल यहाँ से हमें क्या मिलेगा p1, तो यहाँ से मिल जाएगा ए बी बराबर बी ए। देखो ये तो कंडीशन गिवन थी ए बी बराबर बी ए, तो जैसे ही ए बी बी ए के इक्वल आया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो P1 इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, यानी 1 जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की तो जो कंडीशन वहाँ पर गिवन वो निकल कर आ गई, तो हमने लिख दिया यहाँ पर P1 इज ट्रू, तो P1 हमारा यहाँ से ट्रू हो गया। उसके बाद अब यहाँ से हम एज्यूम करेंगे, अगर P1 ट्रू है तो एज्यूम Pk इज, ठीक है, ट्रू, Pk इज ट्रू, Pk है वो हमारा ट्रू है, मतलब n इक्वल के वैल्यू हमने यहाँ से प्रूफ मतलब एज्यूम कर ली कि ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी। जब ये वैल्यू जैसे ही हमने एज्यूम की तो देन, तो देखो यहाँ से अब वैल्यू पुट करो यहाँ से, यानी Pk जैसी आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो बरोल यहाँ से आ जाएगा ए बी की पावर k इज इक्वल टू बी की पावर k a, ठीक है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आपने के वैल्यू यहाँ पर पुट की है, उसके बाद ब्लास्ट, उसके बाद पी एन इज इक्वल टू के प्लस 1, देन जब आप एन इक्वल के प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के प्लस 1 और ए। देखो ये वाला स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है, इस वाले स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। एलएचएस को हम टेक करेंगे और आरएचएस हमारा आना चाहिए। तो देखो यहाँ से प्रूफ करने के, जैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, चाहे तो लिख भी दो यहाँ पर टू प्रूफ, क्लियर है ना, इसको हमें प्रूफ करना है। टेकिंग एलएचएस, जैसे आप यहाँ से एलएचएस को टेक करेंगे तो ए बी की पावर के प्लस 1, ए बी की पावर के मल्टीप्लाई बी, क्योंकि हमारे पास जैसे ही सेम बेस होंगे, सेम बेस का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो पावर प्लस होगी यहाँ पर, तो बी की पावर के और 1, यानी बी की पावर के प्लस 1। अब देखो यहाँ से ए बी की पावर के, तो ए बी की पावर के यहाँ पर गिवन है, तो ए बी की पावर के किसके इक्वल है, बी की पावर के और ए, और यहाँ पर चल रहा बी की पावर 1, और यहाँ पर लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आपने यूज कर दिया। देखो सेम बेस है, बी की पावर के और बी की पावर 1 सेम बेस हैं, तो जब सेम बेस है तो पावर यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, बी की पावर के प्लस 1 ए, ठीक है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो नेचुरल नंबर पर भी सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है ना। तो इसी के साथ जैसे ही जिस तरह से हमने ये वाला पार्ट कराया है उसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए मैट्रिक्स हमें दे दी गई सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मैट्रिक्स हमें यहाँ पर ए गिवन है, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, यानी कि कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है, जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल, आई के इक्वल है। देन ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए, इसमें से एक आंसर है वो हमें टेक फाइंड आउट करना। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो जो कंडीशन दे दी गई है बस वही कंडीशन यूज करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना तो हमें आना चाहिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर का मतलब है ए का मल्टीप्लाई हम कितने टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स, तो यानी कि 2 टाइम्स जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा इस तरह से, देखो ठीक है। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, 2 बार इसका प्रोडक्ट कर दिया और ये किसके इक्वल हो गया, आई। अब आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर डिपेंड करेगा अदर मैट्रिक्स से, ठीक है ना। अगर ये 2x2 ऑर्डर की है तो ये वाली मैट्रिक्स भी हमारी किस ऑर्डर की होगी, 2x2 ऑर्डर की। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, जैसे ही आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा का मल्टीप्लाई करो गामा से यानी बीटा गामा, क्लियर है। अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ नहीं अल्फा बीटा, और बीटा का मल्टीप्लाई गामा के साथ करो यानी माइनस के अल्फा बीटा। उसके बाद गामा का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ करेंगे हम, तो गामा का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ करो, ये हो जाएगा अल्फा, यानी इसको लिख सकते हो अल्फा गामा, और उसके बाद माइनस के अल्फा गामा, ठीक है। अब गामा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ करो तो ये हो जाएगा बीटा गामा, यानी बीटा गामा,
अब उसके बाद जब बीटा गामा ये हो गया, ठीक है, उसके बाद माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर माइनस अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस के अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। और इक्वल में हमारे पास चल रहा है 1001। तो जब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 1001। अब देखो दोनों ही मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्लियर है ना, ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 को चाहो तो इधर सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। एक बार मैच कर लो, 1 प्लस के अल्फा स्क्वायर बीटा, ये तो है ही नहीं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और -1 इज इक्वल टू 0। देखो कौन सी कंडीशन यहाँ पर मैच कर रही है, तो अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 दिया गया ना, तो प्लस का 1 का मतलब अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस के बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा इज इक्वल टू 0, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। एक बार सॉल्यूशन आप देख लें सभी, सॉल्यूशन हमने कैसे किया, प्रोडक्ट करना सभी को आया होगा, क्लियर है ना। अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा हम किया अल्फा स्क्वायर, बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा हम किया बीटा गामा, क्लियर है ना। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ अल्फा बीटा और प्लस के बीटा का मल्टीप्लाई अगर अल्फा के साथ करेंगे तो माइनस के अल्फा बीटा, कैंसिल आउट। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझो, क्वेश्चन क्या बोला गया, ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देन अगर वो ए हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही मैट्रिक्स अगर है तो जो ए है हमारी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई या जीरो मैट्रिक्स हो गई या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या नन ऑफ दिस। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ऑप्शन एक बार को हमें सही लगता है सॉल्यूशन को बिना किए हुए। उसका रीजन क्या है समझो पहले से इसको। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अगर होगी तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ किस केस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक कॉमन आंसर है हमारा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, जैसे अगर देखा जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारा आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये कॉमन आंसर है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक भी है और स्क्वायर सिमेट्रिक भी है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो 110% होनी है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो देखो यहां से सॉल्यूशन एक बार इसका देखो, सॉल्यूशन क्या बोलेगा, जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ए मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, क्लियर है ना, माइनस ऑफ ए। तो दोनों को जैसे आप प्लस करोगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर 0 है तो इसका मतलब वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स, क्लियर है ना। यानी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। ए हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स हो गई, जीरो मैट्रिक्स हो गई। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा ये है, लेकिन कॉमन आंसर हमारा क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अगर है तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक केवल किस केस में आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारा आंसर है ही इसमें, लेकिन एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या है, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। And our last question of the miscellaneous exercise, question number 15. If A is a square matrix such that A square is equal to A, हमें कंडीशन यहाँ पर गिवन कर दी गई है, जो A स्क्वायर है वो हमारा A के इक्वल है, देन 1 प्लस के A का होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें डाउट भी नहीं है। डायरेक्ट हम केवल प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A, तो A प्लस बी का होल क्यूब यानी A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB, ठीक है, 3AB का मतलब है यहाँ पर 3I मल्टीप्लाई A ब्रैकेट में A प्लस बी माइनस के 7A। अब देखो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई का आंसर उसका I आना है, और यहाँ पर हो जाएगा A क्यूब प्लस, अब जब I का मल्टीप्लाई अगर हम A में करें, जैसे कोई भी कांस्टेंट मैट्रिक्स आप मान लें, यहाँ पर एज्यूम करके एक बार देख लो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 है, क्लियर है ना,
इसका मल्टीप्लाई अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करें तो देखो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, इंटू 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, और 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 4। तो फाइनली जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। देखो ये चीज़ डायरेक्ट भी हम यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन समझाना जरूरी है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स आएगी जिसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आई का मल्टीप्लाई ए में हम करेंगे तब भी यहाँ आएगा ए, ब्रैकेट में आई प्लस के ए माइनस के 7a। अब देखो एक बार इसको, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। अब 3a का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे तो दोबारा से 3a आ जाएगा, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए ही आएगा। अब 3a का मल्टीप्लाई जैसे ही आप ए के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 7a। देखो यहाँ से अब तो आई प्लस के ए स्क्वायर देखो किसके इक्वल है, अगर यहाँ से देखा जाए, अगर हम इसको देखें तो ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह ए मल्टीप्लाई ए और प्लस 3a प्लस, देखो यहाँ से अब 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व किया हमने। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो आपको यहाँ सिर्फ दोबारा से a मिल जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 6a माइनस के 7a, ठीक है। उसके बाद i प्लस, अब यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल, यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा, तो 6a माइनस के 7a। तो ओवरऑल जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस का 7a माइनस के 7a कैंसिल आउट, आंसर हमारा क्या आ गया डायरेक्टली आई। तो देखो आई यहाँ पर दिया गया, यस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोगों ने ओवरऑल 15 क्वेश्चंस किए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग रिपीटर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर हमें 2 नंबर में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पर, यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन C2 अप्लाइंग C2 + 2C1 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। जो मैट्रिक्स इक्वेशन हमें गिवन है तो उसमें हमें ये वाला ऑपरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो मैट्रिक्स को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं और हम लोग इसे स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने से पहले 2 बातें पता होनी चाहिए। एक तो हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा था, अगर रो ऑपरेशन की बात करें तो इसका मतलब A = IA, ये था हमारा रो ऑपरेशन, क्लियर है ना, ये हमारा है रो ऑपरेशन। और A = AI, ये वाला हमारा है कॉलम ऑपरेशन। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों इक्वेशंस अगर आपको तैयार हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये देखते हैं कि ये C2 + 2C1 दिया गया तो तीनों में ही चेंजमेंट कर देते, क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया कॉलम ऑपरेशन यूज करो, तो कॉलम का मतलब सेकंड ऑपरेशन, और सेकंड ऑपरेशन में आप समझते हैं कि हम चेंजमेंट इसमें करते हैं और इसमें करते हैं, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स में चेंजेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अगर हमारा कॉलम रो ऑपरेशन आता है तो चेंजमेंट इसमें होगा और इसमें होगा, इस वाली मैट्रिक्स को हम बिल्कुल भी टच भी नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसमें कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे हम, तो इसमें चेंज करो, C2 में चेंज कर रहे हैं C2 + 2C1। तो देखो यहाँ से चाहो तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल और स्क्वायर दोनों से ही मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब C1 को हम ऐसा ही लिखेंगे, यानी कि ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा। अब चेंज कर रहे हैं C2 में, तो C2 देखो C2 में चेंज कर रहे हैं C2 + के 2C1, तो C2 का मतलब है 1 में +1 करेंगे 2C1, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस कर दो, उसके बाद 0 प्लस फिर 2 का 2 2 जा 4, यहाँ पर ही 4 प्लस कर देंगे। अब देखो यहाँ से, अब इस वाली मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेशन नहीं होना, क्योंकि इसके बाद A आता है तो इसमें चेंज हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अब इसमें हमें चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये जैसी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसको हम वैसा ही लिखा रहने देंगे इसमें, ठीक है। अब लास्ट वाली मैट्रिक्स में चेंजेशन करो, क्योंकि चेंजेशन अब इसमें होगा, कॉलम ऑपरेशन है। तो इसमें देखो फर्स्ट कॉलम को हम ऐसा ही लिखा रहेंगे और इसमें हम करेंगे 2 और ये हो जाएगा 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल -2 आएगा। तो ओवरऑल जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 2 5 2 4
इज इक्वल टू 3120 और यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 2 और -1। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बस इतना ही हमें सॉल्व करना है और यही हमें 2 नंबर देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखें। सेकंड बोला गया यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें रो ऑपरेशन यूज़ करना है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऑपरेशन हमें यूज़ करना है और यहाँ से मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन हमें 4 नंबर में देखने को मिलता है। देखो 2x2 ऑर्डर का जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर में आता है। अगर 3x3 ऑर्डर अगर क्वेश्चन हमें मिले तो वो 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। फिलहाल इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब हम देखें, इसमें हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए हमें कितना दिया गया है, ए दिया गया है 2 5 1 3 और आई हमें दिया गया 1 0 0 1 और ए चेंज करो इसमें। अब सबसे पहले यहाँ पर हम 0 बनाएं, तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 बनाएंगे तो 0 यहाँ पर कैसे बनेगा, तो R2 में हम लोग चेंज करेंगे 2R2 माइनस के R1। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 2 - 2 0। तो जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 तो एज इट इज रहेगा, R2 में यहाँ हो जाएगा 2 - के 2 और 2 यानी 3 2 जा 6 6 - के 5। बिल्कुल सेम चेंजमेंट हमें यहाँ पर करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये तो 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इतना हो गया। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद रिजल्ट हमें मिलेगा 2 5 0 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 और इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 1 0 -1 2 1 0 -1 2 और यहाँ पर चल रहा है ए। 0 चाहिए था, 1 मिल गया। अब यहाँ पर भी 0 बना लो, 5 की जगह हम यहाँ पर 0 बनाएंगे। तो जैसे ही आप 5 की जगह 0 बनाएंगे तो R1 में आप चेंज करेंगे R1 चेंज R1 माइनस के 5R2। R1 में से हम 5R2 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 - के 0 5 - के 5 0 और 1, क्योंकि R2 में चेंज नहीं हो रहा, केवल R1 में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो सेम चेंज यहाँ पर करो तो ये हो जाएगा 1 5 को मल्टीप्लाई करो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस के 10, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 0 - 10 और इस सेकंड रो को बिल्कुल एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी हमें मिल जाएगा यहाँ से 2 0 0 1 और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 + 5 यानी 6 -10 -1 2 और यहाँ पर आ गया ए। अब यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो जब 1 चाहिए यहाँ पर तो R1 में हम लोग चेंज करेंगे 1/2 R1, तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा 1 0 0 1। जब आप 2 का डिवाइड R1 में देंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा -5 ए। तो देखो यहाँ से हमारा वर्क भी क्या होता था, वर्क हमारा ये होता था कि A1 को हम जब तक इसमें रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे जब तक ये किस में न चेंज हो जाए, आई में, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो देखो यहाँ से ए में चेंजमेंट किया, फाइनली ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 5 -1 और 2। ठीक है, दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स के 2x2 मैट्रिक्स वाला भी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया था। अब हमारा क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सी ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का। तो हमने बताया था 2x2 ऑर्डर का जो क्वेश्चन आता है इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए वो 4 नंबर में आता है और 3x3 का क्वेश्चन जो आता है वो 6 नंबर में। मतलब इसमें से क्वेश्चन एक आना ही आना है, वो श्योर कंडीशन है, ये ध्यान रखो। तो इसको तो हमें ढंग से तैयार करना ही। तो इसमें भी हम लोग रो ऑपरेशन यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, देखो क्वेश्चन में अगर ये आता है कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर वर्ड लिख के आ रहा है तो उस वाले क्वेश्चन में हम रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें स्पेशली लिखे ही आ रहा है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है
तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करेंगे। क्लियर है ना। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिख के आ रहा है तो क्वेश्चन में केवल हम कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्यूशन को करेंगे। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला यानी रो ऑपरेशन यूज करना है। तो देखो यहां से इसको जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्लियर है, या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने यहां पर यूज कर दिया है। जैसे हम लोग यूज करेंगे यहां पर तो इसका मतलब a इज इक्वल टू आई ए हमें यहां पर गिवन है -1 1 2 1 2 3 3 1 1 और i यहां पर हम इसी के अकॉर्डिंग लेट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां पर ये चल रहा है a। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो अदर मैट्रिक्स के ऑर्डर पर ही हम उसको डिपेंड करेंगे। तो अगर ये 3x3 ऑर्डर की है तो ये वाली मैट्रिक्स भी हमारी 3x3 ऑर्डर की ही होगी। अब देखो यहाँ से सबसे पहला फर्क है कि यहाँ पर जीरो बना लो, इस जगह पर जीरो बनाएंगे। देखो अपने लॉजिक से हम किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं उस तरह से क्वेश्चन करना आप सीखें, ठीक है ना, कि जीरो हम कहाँ से बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 1, सबसे पहले इस जगह पर जीरो बनाओ। तो जैसे ही आप इस जगह पर जीरो बनाएंगे तो यहाँ पर R2 हम लोग चेंजमेंट करेंगे, R2 अप्लाइंग्स R2 प्लस R1। जब हम R2 में R1 को प्लस करेंगे तो +1 -1 0। तो देखो यहां से तो ये हो जाएगा -1 1 2। अब -1 + 1 0 2 1 3 3 और 2 5 3 1 1। अब सेम चेंजमेंट आप यहां पर कर दें तो 1 0 0 फिर 1 1 0 0 0 1। ठीक है, इतना हमने कर लिया यहाँ पर। जैसे ही इतना हमने सॉल्व किया अब आप देखें यहाँ से, अब ये जीरो हमने बना लिया। ठीक है, अब ये जीरो बनाने के बाद अब हम किस जगह पर जीरो बनाएंगे। मान लो अब यहाँ पर तो हमें जीरो बनाना नहीं है, अब यहाँ पर जीरो बनाओ, इस 3 की जगह जीरो बनाओ। जब हम 3 की जगह जीरो बनाएंगे तो 3 की जगह जीरो कैसे बनेगा, 3 की जगह जीरो बनेगा कि जब हम क्या करेंगे R3 में से माइनस करेंगे 3R1। 3R1 आप जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी जीरो आ जाएगा, क्योंकि 3 - 3 0। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे R3 अप्लाइज R3 प्लस के 3R1। देखो यहाँ से R3 में हम 3R1 प्लस करेंगे क्योंकि -3 चल रहा है यहाँ पर, तो -3 + 3 0। तो जैसे ही आप इसमें चेंजमेंट करेंगे R1 और R2 तो सेम रहेंगे। तो R1 हमारे पास है -1 1 2 -1 1 1 2 0 3 5, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 3 में अगर हम -3 प्लस करेंगे 0 3 + 3 सॉरी 1 + 3 तो 1 + 3 हो जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद देखो यहाँ से अब यहाँ पर चल रहा 1 और यहाँ पर है 3, तो 3 2 जा 6 6 और 1 ये हो जाएगा 7। और इक्वल में जितना चेंजमेंट आपने यहाँ पर किया, स्टार्टिंग जो है हमारी जो 2 रोज हैं उनको तो अभी हम एज इट इज लिख देंगे 1 0 0 1 1 0। अब देखो यहाँ से अब R3 में प्लस कर रहे हैं 3R1, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0, तो ये तो ओवरऑल 0 है तो यहाँ पर भी आएगा 1। इतना चेंजमेंट हो गया। अब ये करने के बाद देखो यहाँ से इतना हमने कर लिया है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो स्पेस को हम और बढ़ा देते हैं यहाँ पर। इतना करने के बाद अब हम ऑपरेशन यूज करेंगे, अब इस जगह 0 बना, 4 की जगह 0। लॉजिक देखो किस जगह से, यानी 0 यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर इस पोजीशन पर चलेंगे। क्लियर है ना। अब 0 बनाओ 4 की जगह, तो 4 की जगह 0 बनाएगा ये वाला 3, मतलब अब R2 में हम R3 में चेंजमेंट करेंगे, वो भी किसके थ्रू, R2 के थ्रू। तो R3 में जैसे ही आप चेंजमेंट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा R3 अप्लाइंग्स R3 में कर दो 3 का मल्टीप्लाई और माइनस कर देंगे R2 में कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई, जस्ट रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर भी 12 बन जाएगा और यहाँ पर भी 12 बन जाएगा, ओवरऑल यहाँ पर भी हमारे 0 आ जाएगा। हमने क्वेश्चन करने के स्टाइल में मैंने बताया था, क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो ऑलरेडी 2 0 यहाँ पर बन गए। अब हम रो में चाहे कोई सा ऑपरेशन यूज करें, लेकिन ये 2 0 हमने जो बना लिए हैं ये हमेशा ही 0 रहने चाहिए। अब इनमें कोई भी चेंजेशन नहीं आना चाहिए। अगर इसमें दोबारा से कोई चेंजेशन आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, आंसर तक पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो प्रॉपर मेथड देखो किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं।
चेंजमेंट R3 में कर रहे हैं तो R1 R2 हमारे पास एज इट इज रहेगा, -1 1 और 2 0 3 5। अब R3 में चेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर भी 0 रहेगा। अब दो यहाँ से 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, ये आ गया 0। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 को, 7 3 जा 21, 21 में से 5 4 जा 20, 21 माइनस 20 यानी कि बचेगा यहाँ पर 1। बिल्कुल एज इट इज चेंजमेंट हम इसमें करेंगे 1 1 0। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 3 जा 9, 9 में से 4 को माइनस करेंगे हम, 5 बचेगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ओवरऑल 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अब ये भी 0 बन गया, अब 1 अपने आप यहाँ पर बन गया। अब हम इस जगह पर 0 बनाएंगे, 5 की जगह 0। तो जब आप 5 की जगह 0 बनाएंगे तो 5 की जगह 0 किस तरह से बनाएंगे हम लोग अब R2 में चेंजमेंट करेंगे। R2 अप्लाइंग्स, देखना यहाँ से R2 में चेंजमेंट करेंगे। R2 का चेंजमेंट किसके थ्रू करेंगे, R3 के थ्रू करेंगे। तो R2 में से 5 R3 को माइनस करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R2 माइनस 5 R3। जैसे ही आप ये टॉपिक यहाँ पर इस कंडीशन को आप लिखेंगे यहाँ से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, R1 एज इट इज रहेगा हमारा। अब चेंजमेंट हम लोग R2 में करेंगे तो 0, यहाँ तो 3 रहेगा, यहाँ आ जाएगा 0 0 0 1। अब चेंजमेंट यहाँ पर करेंगे, R1 हमारा एज इट इज रहेगा 1 0 0। R2 में चेंजमेंट करो, 1 में से 5 R3 को माइनस कर रहे हैं, यानी कि 1 में से अगर हम 5 यानी 5 5 जो 25, 1 माइनस 25 यानी माइनस का 24। अब R2 माइनस, तो ये तो यहाँ 1 ही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर है 5 3 जा 15 माइनस का 15, 5 0 3 A। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये 0 बन गया, क्लियर है ना। अब ये 0 बन गया है, अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम बाद में 3 1 बना लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम 1 बना लेंगे पहले, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस में प्रॉब्लम होगी, क्लियर है ना। तो इसलिए 3 बाद में हम कॉमन लेंगे। अब इसको 0 बनाओ, इस वाले 1 को 0 बनाओ, तो इसका मतलब R1 में से हम माइनस कर देंगे R3 को। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर रूल क्या अप्लाई कर दिया, R1 चेंज टू R1 माइनस के R3। जैसे आप यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे, R1 अप्लाइंग्स R1 माइनस के R3, तो देखो यहाँ से, तो इसमें से तो यहाँ पर बचेगा ये -1, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 0 3 0, उसका 0 0 1। चेंजमेंट सिर्फ किसमें कर रहे हैं हम लोग, R1 में से R3 को माइनस करो, 1 माइनस 5 यानी माइनस का 4, 0 यानी 0, और ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस के 24, 1 माइनस 15। ठीक है, उसके बाद 5 0 3, ये आ गया। देखो इस वाले स्टेटमेंट को इधर लिखेंगे, थोड़ा सा उधर स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इसको। अब इतना हम लोगों ने कर लिया। अब इतना करने के बाद अब हमारा ये भी 0 बन गया है। ठीक है, अब इस 1 की जगह 0 बनाओ। अब R1 में ही चेंजमेंट करेंगे R2 के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से R1 अप्लाइंग्स 3R1 माइनस के R2, 3R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ से 3R1 में से जैसे ही आप R2 को चेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो 3R1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई R1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद R2 तो 0 चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 माइनस 3 यानी 0, ये हो गया 0, और वहाँ तो 0 चल ही रहा है, बाकी सब हमारा ये रहेगा 0 3 0। ठीक है, 0 0 1, इक्वल में भी चेंजमेंट करो। अब 3R1 में से R2 को चेंज कर दो, 3R1 में से हम R2 को चेंज करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 माइनस R2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 प्लस 24, तो ओवरऑल हो जाएगा प्लस का 12। क्लियर है ना, 12 माइनस का 12 प्लस का 24 प्लस का 12 बचेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और माइनस के R2 यानी माइनस का 1।
अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस का 15, प्लस का 15 और माइनस का 9। अब माइनस का 9 और प्लस का 15 तो ओवरऑल यहाँ पर क्या बचेगा 6, वो भी प्लस का। और इस सेकंड वाले रो को हम एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस 15 5 0 और 3, और यहाँ चल रहा है ए। ठीक है, इसके साइड में भी ये चल रहा है, वहाँ स्पेस कम था इसलिए साइड लास्ट में ये चल रहा है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से R1 में और R2 में केवल 3 कॉमन ले रहे हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ से R1 में चेंज करेंगे माइनस के 1/3 R1 का, और उसके बाद R2 में चेंजमेंट करेंगे 1/3 R2 का। क्लियर है। R1 में हम लोग माइनस के 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और R2 में हम लोग 1/3 प्लस का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जैसे ही चेंजमेंट हम इसमें करेंगे R1 में माइनस का, तो माइनस का यहाँ आएगा 4, माइनस माइनस प्लस यानी 1/3, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2। जब प्लस के 1/3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे इसमें, तो माइनस का 8 और 1/3 और माइनस का 5 0 3, और ये आ जाएगा ए। तो देखो यहाँ से हमारा वर्क क्या होता था कि हम इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, देन इनवर्स इज इक्वल टू -4 1/3 माइनस के 2 -8 1/3 -5 5 0 3। ठीक है, दैट इज द फाइनल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसी के साथ हम लोगों ने ओवरऑल 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, रिपीटर क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट लेक्चर इसका रहेगा लेक्चर 13। जो लेक्चर है 13 लेक्चर में हम लोग और लगभग 10 या 12 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मतलब मैट्रिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटीज होती है ज़्यादा नंबर में, वो केवल यही है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो आपको ढंग से तैयार करना ही है। उसके बाद तो 1-1 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको भी कल हम देखते हैं, कल हम सॉल्व कराएंगे लगभग 12 और 13। लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ सभी भी लेक्चर जिन स्टूडेंट्स को अभी ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें। क्लियर है।